हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए फिर से मैं एक्सप्लेन टाइप का क्वेश्चंस ले आई हूँ, जो जिसको करने से आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो और से और बेहतर होता जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके पोएट्री सेक्शंस का लाई हूँ। ठीक है, पोएट्री सेक्शन का टोटल 8 है। 8 एक्सप्लेन टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 8 एक्सप्लेन टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कल के सेशन में तो आपका प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन से था। ठीक है, पर आज सिर्फ पोएट्री सेक्शन, फिर आपका कल सिर्फ प्रोज सेक्शन का रहेगा। ठीक है, तो इतना अगर आप देख लेते हो तो मेरे ख्याल से आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आता है एक्सप्लेन करने वाला, प्रोज एंड पोएट्री का एक्सप्लेन करने वाला थर्ड और सेकंड में क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये भी बच्चों को बहुत डाउट रहता है कौन से क्वेश्चन में आता है मैम। ये भी बहुत डाउट रहता है कि कौन से क्वेश्चन नंबर में आता है दीदी, ये भी तो बता दो। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इजी ट्रिक इसका क्या है लिखने का, कल भी हम आपको बताए थे और आज भी बता देते हैं। इसका सबसे इजी ट्रिक क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन लिया कहाँ से गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है। इसीलिए जिसने भी अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो तो थोड़ा सा आप लोगों को ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पता है कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है तो आपको लिख देना है स्टार्टिंग में कि ये चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के राइटर ये हैं। राइटर के बारे में 1-2 लाइन लिख दिया, बस। स्टार्टिंग का 3 लाइन तो आपका यहीं पर भर जाएगा। उसके बाद फिर जो लाइन है, इस लाइन का थोड़ा बहुत मतलब आप समझा दो। यदि आ रहा है आपको तो समझा दो, यदि नहीं आ रहा है आपको लाइन का मतलब समझ, तो उस चैप्टर के बारे में जो भी आपको पता है वो खुद से बनाकर लिख दो। आपका नंबर 4 मार्क्स का ये रहता है ना, अगर टीचर 4 नंबर नहीं दिया तो वो 3 नंबर ज़रूर देकर जाएगा। यही है ट्रिक, सबसे इजी ट्रिक है एग्ज़ाम में लिखने का। ठीक है, एक्सप्लेन टाइप का। बशर्ते आपको एक बात याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 4 में से कोई एक बनाना है, इससे बड़ा फ़ायदा आपको क्या हो सकता है ना। तो चलिए हम लोग पहले से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेन बताना है। अगला है इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड, इसका बताना है आपको। द स्नेक सिम्ड लाइक अ किंग इन एग्जाइल, इसका भी बताना है आपको एक्सप्लेनेशन। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, इसका भी बताना है। अब आपको इस तरह से 4 दिया हो रहेगा। आपको कौन सा ईजी लग रहा है ये बताइए। मेरे ख्याल से तो मुझे ईजी अगर लग रहा है तो मुझे ये वाला भी ईजी लग रहा है और ये वाला भी ईजी लग रहा है। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों लग रहा है, तो हम कौन सा अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छे से उसी को लिखिए जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर हमें 4 नंबर सबसे ज़्यादा अच्छा से आता है, ज़्यादा लंबा लाइन में लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखिए। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए अब लाइन बाय लाइन हम इसका आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है होपिंग टू सीज नॉट टू टिल डेथ। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, ये देखिए, ये वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो ये लाइन है इसका मतलब क्या है। ही नोज दैट देयर आर पीपल हु क्वारल फॉर द रिलीजन्स, he hoped to change the situation of his effort. There are high thought about religious belief in his mind, so he has expressed such view in the line hoping to cease not till death. इस लाइन का ही मतलब पता है क्या होता है, इस लाइन का ही मतलब होता है कि वो आखिरी दम तक चलते रहेंगे, जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो जाए ना, वो आखिरी दम तक चलते रहेंगे। मतलब कि अपनी लाइफ में वो हर काम करते रहेंगे जैसा वो स्वस्थ मतलब कि जवान में करते चले आ रहे हैं, वो अंतिम दम तक भी करता है। इसका मतलब हिंदी में ये हुआ, आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। बस ये सारा लिख देना, समझ आ गया ना। बस इसका आंसर यही था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। अब दिस सेंटेंस ऑफ द पोएम इन दैट रिच earth a richer dust concealed means for the mortals remains the poets. After his death in the war field, dust also a stand for those person who avoid war and wanted to live a peace life. They never quarrel for anything. अब देखिए ये जो लाइन दिया गया था बी नंबर ऑप्शन में, वो जो लाइन है आपका स्नेक सॉरी द सोल्जर वाले चैप्टर से लिया गया। द सोल्जर वाले चैप्टर से लिया गया और उनको किन्होंने लिखा है, रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है, रूपर्ट ब्रुक ने। ठीक है, तो ये आगे का आप लोग लाइन लिख दोगे। ठीक है, आगे का आप लोग 3 लाइन में से 2 लाइन में आप लोग लिख दोगे, उसके बाद फिर उसका मतलब ये समझा दोगे। बस सिंपल है ना,
बहुत सिंपल है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्नेक वाज वेरी सॉबर एंड पीसफुल, इट क्वाइट केम एंड सेटिस्फाइड इट्स थर्टी बाय सिपिंग वाटर एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड। द पोएट वाज हाईली इम्प्रेस्ड विद its meek and gentle behavior. It caused no damage to a speak, nor it attacked on him most cordially. It returned back to black hole. देखिए, अब इस हम यहाँ पे आपका नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको लिखना है कि ये कौन से चैप्टर का किन्होंने लिखा है। अब देखिए, ये वाला जो है वो द स्नेक से लिया गया है, ठीक है, द स्नेक्स। अब इस लाइन का जो मतलब है वो क्या है? इस लाइन का मतलब आपको सीधे यही समझाना है। इस लाइन में कहा गया है कि जो स्नेक है वो इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि वो वनवास का कोई राजा हो, किंग। इन एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, ठीक है। तो स्नेक जो है इस तरह से बिहेव कर रहा है, उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना, आपको बताना है कि स्नेक जो है वो फर्स्ट कमर बनता है, वो जाके पानी पीता है वाटर ट्रफ के पास, और वो खुद को इस तरह से साबित करता है जैसे कि वो राजा है कोई, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इंग्लिश में बना के लिखोगे तो बहुत इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। बस इसी तरह से आपको लिखना है। ये आंसर आपका है, आप देख लेना, ठीक है। आपको ये भी लिखना है तो लिख सकते हो, वरना आप खुद से भी बना के एक्सप्लेन टाइप का लिख सकते हो, लेकिन एक क्लू लेने के लिए आपको ये सारा लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन का क्या था लाइन। ये जो लाइन है एन इपिटाफ से लिया गया, वॉल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया। इस लाइन में एन इपिटाफ वेयर ही इज सिटिंग इज ऑफ दैट लेडी हु वाज वंस द क्वीन ऑफ मेनी हर्ट। ये क्वेश्चन हम कल भी आपको बताए हैं। तो वही चीज़ है जो इस लेडी के बारे में बताया गया है कि जो पोएट है वॉल्टर डी ला मेयर, जहाँ पे अभी बैठे हुए हैं वो उस एपिटाफ पर एक कहीं वो जो लड़ी जो उनकी वाइफ थे वो, ठीक है, अब वो नहीं रही, वो अब तो मर चुकी है, लेकिन वो आज भी मेरे दिलों में ज़िंदा है। लेकिन जो उसकी खूबसूरती थे, उसकी खूबसूरती से कोई उसे याद नहीं करेगा, उसकी जो कृतियाँ हैं उससे उसे याद करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में पोएट जो वो बताते हैं, जब वो जीवित थी तो उसे बहुत लोग याद करते थे, सब लोग पसंद करते थे, देखना पसंद, मिलना जुलना। लेकिन जब वो मर गई तो उसे कौन याद कर रहा है? कोई नहीं याद कर रहा है, सिवाय मेरे कोई नहीं उसे याद कर रहा है। तो अगर उसके कर्म अच्छे होते तो उसे हर कोई याद करता, लेकिन उसके कर्म आई डोंट नो क्या था, हम नहीं जानते, लेकिन पोएट का कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। कर्म ज़्यादा मायने रखता है लाइफ में, ठीक है, ओके। तो उस तरह से आपको आंसर लिख देना था। आगे क्या है, आगे फिर इसी में आपका 4, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और हम बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। अ पल्स इज इन द एक्सटर्नल माइंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट एबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। अगला है आई हार्वर्ड और गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। अब देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, एक्सप्लेन टाइप का क्वेश्चन पता है आपका ज़्यादातर कहाँ से आता है? स्नेक वाले चैप्टर से आता है, सोल्जर वाले चैप्टर से आता है, ठीक है, एपिटाफ वाले चैप्टर से आता है। ये सारा जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है। और फिर आपका कभी कभी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से भी आता है, ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इससे भी आता है। और मैकेविटी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन सारे चैप्टर से आपका कोई ना कोई जो है वह एक्सप्लेन टाइप का आ ही जाता है। तो अगर इन सारे चैप्टर को ना पढ़ के 3-4 चैप्टर को भी अगर आप अच्छे से इन शॉर्ट में, वन शॉट में पढ़ लेते हो तो आपका एक्सप्लेन टाइप का आंसर आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, अभी एकदम माइंड को फ्रेश रखना है, ओके। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड मतलब कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेचर विदाउट चेक, इसका मतलब क्या होगा? गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स। ये वाला जो लाइन है, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं जो हूँ डरता नहीं हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया चैप्टर, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। और वो कहते हैं कि मैं नहीं डरता हूँ, कल क्या होने वाला है इससे मैं डरता नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उन हर चुनौतियों को झेलना चाहती हूँ। कल क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सब चीज़ों को देखना चाहता हूँ। नेचर जो है वो कभी भी हमें कल अच्छा होगा या बुरा होगा ये हमें चेक करके नहीं देती है। हमें वो अपने अनुसार हमें उन्हें मतलब उसके अनुसार हमें ढलना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होगा। तो आपका ये नंबर आंसर कंप्लीट हुआ। अ पल्स इन द एक्सटर्नल माइंड, इसका क्या होगा? Long cherished desire, the poet want to say that there must be a pulse in the external mind which work to avoid war। ये कहाँ से लिया गया? सोल्जर वाले पोएट से लिया गया। अब आपको अगर इसका मतलब नहीं समझ आएगा तो आप इसके बारे में ही लिख दोगे।
तो इसी तरह से आपको आंसर बना लेना है। अब यहाँ पर से भी आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए देखिए, रटने से कुछ नहीं होगा, आपको समझना होगा चीज़ों को। समझ कर लिखोगे तो आपका नंबर भी अच्छा आएगा, ठीक है। आगे अगला अगला है क्या, इट इज़ ट्रू दैट फिजिकल पीस एंड कंफर्ट कंपल्सरी फॉर आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी। आवर बॉडी ऑल्सो नीड रेस्ट एंड पीस बट ओनली अप टू अ लिमिट। टू एन एक्सटेंट when we give our body more luxurious and comfort than what it need, it become habitual of it, ask for even more. These things multiplies our desire for luxurious things. Multiplicity is snap a snare trap which turn our desires। देखिए, ये इस चीज़ के बारे में बताया गया कि हमारी जो लग्जीरियस लाइफ है उस चीज़ के बारे में बताया गया, हमारी जो वांट्स है, इच्छा है, उस चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है इतना सारा चीज़ को देख के, इतना जो हमारी ह्यूमैनिटी है, मानवता है, अवर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टेड ऑफ गिविंग अस एनर्जी। जो हमें मानव की दयनीय स्थिति है, उस चीज़ को देखने की जो क्षमता है, उससे हमें जो है एनर्जी मिलती है, हम जब लोगों को कुछ देते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ साफ साफ, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लास्ट है। और ये जो पोएम है, ये जो लाइन है, वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, वॉल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया। इस लाइन में कहा गया है कि बिलीव और थिंग्स दैट गुड और बैड, अच्छे और बुरे दोनों पे ही हमें बिलीव करना चाहिए। कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। तो उसी चीज़ के बारे में बताया गया है। ही इज़ फ्री टू अवेयर हिज कंट्री मैन फ्रॉम द डेंजर्स ऑफ स्नैरो और madness and difference between two human beings. He says that if nature does not differentiate between human beings and give it resources to all, they by do we differentiate human being। देखिए, जब नेचर हमें अलग नहीं करती, मानव मानव के बीच में डिफरेंस नहीं करती, तो हम मानव क्यों डिफरेंस करते हैं एक दूसरे के बीच में, इस चीज़ के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जो भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए लाए हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।